प्यारे बच्चों, भूगोल का मॉडल क्वेश्चन सेट 3 ये सेकंड पार्ट का वीडियो है जिसमें हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबा लें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नोट्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे ऐप को इकोनॉमिक्स प्लस ऐप को डाउनलोड कर लें। इसका लिंक आपको गूगल प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। मॉडल 3 विषय भूगोल का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 15। जल प्रदूषण को परिभाषित करें। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक क्या हैं? तो स्वच्छ जल स्रोतों में विलयित या निलंबित बाह्य पदार्थ अशुद्धियाँ मिल जाती है, जिससे जल के गुणों में परिवर्तन हो जाता है। यह जल उपयोग करने लायक न रहकर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन जाता है। इसे जल प्रदूषण कहते हैं। भारत में जल प्रदूषण के बढ़ते स्तर के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला है औद्योगिक कूड़ा, दूसरा कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियाँ, तीसरा है मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियों के पानी की गुणवत्ता में कमी, चौथा सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज जैसे पानी में शव को बहाने, नहाने, कचरा फेंकने, पाँचवा है जहाज़ों से होने वाला तेल का रिसाव, छठा एसिड रेन मतलब एसिड की बारिश, फिर है ग्लोबल वार्मिंग, फिर यूट्रोफिकेशन, नौमा है औद्योगिक कचरे के निपटान की अपर्याप्त व्यवस्था और डिनाइट्रिफिकेशन। 16 नंबर क्वेश्चन है भारत में कोयला के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। तो कोयला भारत का एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। भारत अपनी व्यावसायिक ऊर्जा का 67% हिस्सा कोयले से ही प्राप्त करता है। इसके सिवाय कार्बो रासायनिक उद्योगों और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए भी कोयले का उपयोग किया जाता है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बढ़िया कोयले के कुल सुरक्षित भंडार के हिसाब से भारत का संसार में अमेरिका के बाद दूसरा स्थान है। बढ़िया कोयले का अर्थ है एंथ्रासाइट और बिटुमिनस प्रकार का कोयला। भारत के कौन कौन क्षेत्र में आपका कोयला है यहाँ से आप देख सकते हैं, सबका नाम लिखा हुआ है। इस चार्ट को आप दर्शा सकते हैं बढ़िया से। भारत में कोयले का वितरण, तो भारत में कोयले का वितरण सामान्य है। कुछ राज्य ही भारत के कोयला उत्पादन में ज़्यादा योगदान देते हैं, जबकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनमें बिल्कुल भी कोयला नहीं पाया जाता। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भारत में कोयला उत्पादन के करने वाले प्रमुख राज्य हैं। इन सभी राज्यों में गोंडवाना युगीन कोयला पाया जाता है, जिसकी आयु लगभग 20 करोड़ साल है। गोंडवाना क्षेत्र से भारत का 98% कोयला उत्पादन होता है। भारत का 2% कोयला तृतीय कल्प या टर्शियरी काल के क्षेत्रों में भी मिलता है। ये कोयला क्षेत्र मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, राजस्थान तथा तमिलनाडु राज्यों में पाए जाते हैं। इस कोयले की आयु 6 करोड़ साल है। निम्न तालिका 31 मार्च 2020 तक राज्य द्वारा भारत में अनुमानित कोयला भंडार को दर्शाती है। झारखंड में 85.602 गोंडवाना कोयला प्रकार है, ओडिशा में 84.652, छत्तीसगढ़ में 69.432, पश्चिम बंगाल में 32.937, मध्य प्रदेश में 29.285, तेलंगाना में 22.225, महाराष्ट्र में 12.728, फिर आंध्र प्रदेश में 1.607। इस चार्ट को आप लोग देख लीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा टेबल को। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र, तो छत्तीसगढ़ भारत का सबसे ज़्यादा कोयला निकालने वाला राज्य है। छत्तीसगढ़ भारत का लगभग 21% कोयला उत्पादित करता है। कोयले के सुरक्षित भंडारों की दृष्टि से इसका भारत में तीसरा स्थान है। यहाँ भारत के 17% कोयला भंडार सुरक्षित है। सोनहरा, कोरबा, विश्रामपुर, लखनपुर, झिलमिली, चिरमिरी और मांड रायगढ़ छत्तीसगढ़ के प्रमुख कोयला क्षेत्र है। राज्य में उत्पादित ज़्यादातर कोयले का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है। झारखंड दूसरे स्थान पर भारत का सबसे ज़्यादा कोयला निकालने वाला राज्य है, जो हर साल भारत के कुल कोयला उत्पादन में लगभग 20% योगदान देता है। कोयले के सुरक्षित भंडारों की दृष्टि से इसका भारत में पहला स्थान है। यहाँ भारत के 30% से ज़्यादा कोयले के भंडार सुरक्षित है। डरला, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करनपुरा और रामगढ़ झारखंड के प्रमुख कोयला निकालने वाले क्षेत्र है। झारखंड राज्य में कोयले के सिवाय कई तरह के खनिज पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये विभिन्न उद्योगों का केंद्र है। यहाँ की कुछ प्रमुख कंपनियाँ हैं ईस्टर्न कोलफील्ड, सेंट्रल कोलफील्ड, टाटा स्टील, फिर लाफार्ज सीमेंट और टाटा पावर। ओडिशा भारत के कुल कोयला उत्पादन में हर साल लगभग 19% का योगदान देता है, जिसकी वजह से यह भारत का कोयला निकालने वाला तीसरा सबसे बड़ा राज्य है।
यहाँ भारत के 25% कोयले के भंडार सुरक्षित है। तलचर उड़ीसा का कोयला निकालने वाला प्रमुख क्षेत्र है। तलचर की जमीन में राज्य का कुल 75% कोयला सुरक्षित है। यहाँ मिलने वाला कोयला घटिया किस्म का है, जिसकी वजह से इसको उपयोग भाप और गैस बनाने के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश हर साल भारत के 13% कोयले का उत्पादन करता है, जबकि यहाँ देश का मात्र 7% कोयले का भंडार है। पहले मध्य प्रदेश कोयला उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन जब से छत्तीसगढ़ इससे अलग हुआ है तब से ये कोयला उत्पादन में पीछे रह गए हैं। यहाँ के मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र सिंगरौली, सोहागपुर, जोलिया और अमरिया है। महाराष्ट्र भारत का तेजी से विकसित हो रहा राज्य है। यहाँ पर हर साल भारत का 9% कोयला निकाला जाता है, जबकि यहाँ पूरे देश के मात्र 3% कोयला सुरक्षित कोयले के भंडार है। नागपुर, वर्धा, बलरपुर और बंदेर यहाँ के प्रमुख कोयला क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल भारत का 7वां सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ कोयले के बड़े भंडार सुरक्षित है। रानीगंज इस राज्य का सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्र है, जिसका कुछ भाग झारखंड में भी पड़ता है। यहाँ आसनसोल शहर के पास कोयले की खानें बहुत मशहूर है। बांकुरा जिले के भेजिया में भी कोयला निकाला जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की विवेचना के लिए। ये आंसर थोड़ा लंबा है, इसको आप लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं। भारत की जनसंख्या का स्थानीय वितरण एक समान है। इसमें बहुत से अधिक क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। आइए देखें वे कौन से कारक हैं जो इस विभिन्नता को बनाते हैं। ये सब कारक जो जनसंख्या के घनत्व एवं उसके वितरण को प्रभावित करते हैं, उन्हें 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है भौतिक कारक, दूसरा है सामाजिक आर्थिक कारक। भौतिक कारक ये जनसंख्या के घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। भौतिक कारकों में सम्मिलित है भूमि की बनावट या आकृति, जलवायु, मृदा इत्यादि। यद्यपि विज्ञान एवं तकनीक में भी बहुत अधिक प्रगति हुई, परंतु फिर भी ये भौतिक कारकों का प्रभाव बरकरार है। इसमें आता है पहला भू आकृति। यह जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप को प्रभावित करता है। भू आकृति का सबसे महत्वपूर्ण भाग है इसमें मौजूदा ढलान तथा उसकी ऊंचाई। इन दोनों गुणों पर जनसंख्या घनत्व एवं वितरण बहुत कुछ आधारित रहता है। इसका प्रमाण पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र की भूमि से ले सकते हैं। गंगा सिंधु का मैदानी भूभाग घनी आबादी का क्षेत्र है, जबकि अरुणाचल प्रदेश समूचा पहाड़ियों से घिरा उबड़ खाबड़ पर्वतीय भूभाग है। अतः जनसंख्या घनत्व सबसे कम एवं वितरण भी विरल एवं फैला हुआ है। इसके अलावा भौतिक कारकों में स्थान विशेष का जल प्रवाह क्षेत्र, भूमि जल स्तर जनसंख्या वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा है जलवायु। किसी स्थान में जलवायु जनसंख्या के स्थानीय वितरण और प्रसार को प्रभावित करती है। अब राजस्थान के गर्म और सूखे रेगिस्तान, साथ ही ठंडा एवं आर्द्रता नमी वाले पूर्वी हिमालय भूभाग का उदाहरण ले। इन कारणों से यहाँ जनसंख्या वितरण असमान तथा घनत्व कम है। केरल एवं पश्चिम बंगाल की भौगोलिक परिस्थितियाँ इतनी अनुकूल है कि आबादी सघन एवं समान रूप से वितरित है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के पवन विमुख भाग तथा राजस्थान के भागों में घनत्व कम है। मृदा यह बहुत हद तक जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करता है। वर्तमान औद्योगिकरण एवं उद्योग प्रमुख समाज में मृदा कैसे जनसंख्या को प्रभावित करने में सक्षम हो सकता है, यह स्वाभाविक प्रश्न हो सकता है, परंतु इस सच्चाई से कि आज भी भारत में 75% जनता गांव में बसती है, कोई इसे इनकार नहीं कर सकता। ग्रामीण जनता अपना जीवन यापन खेती से ही करती है। खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी चाहिए। इसी वजह से भारत का उत्तरी मैदानी भाग, समुद्री तटवर्ती मैदानी भाग एवं सभी नदियों के डेल्टा क्षेत्र उपजाऊ एवं मुलायम मिट्टी की प्रचुरता के कारण सघन जनसंख्या वितरण प्रस्तुत करते हैं। दूसरी ओर राजस्थान के विशाल मरुस्थल क्षेत्र, गुजरात का कच्छ का रण तथा उत्तराखंड के तराई भाग जैसे क्षेत्रों में मृदा का कटाव तथा मृदा में रेह या उत्फुल्लन, मिट्टी पर सफ़ेद नमकीन परत चढ़ जाना जो उसकी उपजाऊपन को नष्ट कर देती है, विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हो सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व एवं वितरण एक से अधिक भौतिक एवं भौगोलिक कारकों से प्रभावित होते हैं। उदाहरण स्वरूप भारत के उत्तरी पूर्वी भाग को ले, यहाँ अनेक कारक प्रभावशील है, जैसे भारी वर्षा, उबड़ खाबड़, उतार चढ़ाव वाली जमीनी बनावट, सघन वन एवं पथरीली सख्त मिट्टी। ये सब एक साथ मिलकर जनसंख्या के घनत्व और वितरण को विरल बनाते हैं। सामाजिक आर्थिक कारक। भौतिक कारकों के समान ही सामाजिक आर्थिक कारक भी जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करते हैं, परंतु इन दोनों कारकों के सापेक्षिक महत्व के विषय में पूर्ण एकरूपता नहीं भी हो सकती है। कुछ स्थानों पर भौतिक कारक ज़्यादा प्रभावशील होते हैं, तो कुछ जगहों पर सामाजिक एवं आर्थिक कारक अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समान तौर पर आम सहमति है कि सामाजिक एवं आर्थिक अभौतिक कारकों की भूमिका बड़े। विभिन्न सामाजिक आर्थिक कारक जो जनसंख्या की बसावट में विभिन्नता लाते हैं। इस प्रकार सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कारक और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन।
अब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक। मुंबई पुणे औद्योगिक कॉम्प्लेक्स संकुल एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक कारकों के समूह ने इस कॉम्प्लेक्स की जनसंख्या और घनत्व की तीव्र वृद्धि की है। आज से 200 वर्षों से भी पहले पश्चिमी समुद्री तटवर्ती थाने इलाके के सकरी खाड़ी के में महत्वहीन छोटे छोटे बिखरे द्वीप समूह थे। साहसी पुर्तगाली नाविकों ने इस द्वीप समूह पर अपना अधिकार कायम कर लिया था। चूंकि अधिग्रहित द्वीपों पर स्वामित्व उनके राजा के पास था, पुर्तगाल के राजा ने इसे इंग्लैंड के राजघराने को दहेज स्वरूप भेंट कर दिया। इस द्वीप में निवास करने वाले मछुआरों ने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा कि किसी दिन उनकी यह बसावट एक विशाल जनसंख्या समूह के रूप में विकसित हो जाएगा। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन द्वीपों पर एक व्यापारिक केंद्र को स्थापित किया, जिसे बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की राजधानी शहर में परिवर्तित कर दिया। उद्यमी व्यापार कुशल संप्रदायों ने जैसे फारसी, कच्छी, गुजराती लोग यहाँ कपड़ा बनाने मिलों की स्थापना की और इसके लिए आवश्यक जलशक्ति का विकास किया। इतना ही नहीं, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के आसपास सड़क तथा रेल मार्ग का निर्माण किया। इससे पृष्ठ प्रदेश आवागमन के साधनों से संपन्न हो गया। आशा के विपरीत स्वेज नहर का निर्माण हो जाने से बॉम्बे, अब मुंबई, भारत का एक ऐसा बंदरगाह बन गया जो यूरोप का सबसे नज़दीक व्यापारिक केंद्र सिद्ध हुआ। बम्बई में शिक्षित युवकों की मौजूदगी तथा कोनकर्म के सस्ते, सशक्त एवं अनुशासित मजदूरों की आसान उपलब्धता ने यहाँ की क्षेत्रीय जनसंख्या को तेजी से पनपने में बहुत बड़ा योगदान दिया। कुछ समय पश्चात बम्बई के नज़दीक अरब सागर के उथले क्षेत्र में तेल, पेट्रोलियम तथा गैस भंडार की खोज ने इस क्षेत्र में पेट्रो रसायन उद्योग को उभरने में बहुत बढ़ावा दिया। आज मुंबई भारत की वाणिज्य एवं व्यापारिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित है, इसलिए यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई अड्डे स्थापित है। मुंबई देश तथा विदेश के प्रमुख समुद्री बंदरगाहों से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल मार्ग का अंतिम छोर मुंबई है। लगभग ऐसे ही स्थिति औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारत के अन्य प्रमुख महानगर कोलकाता तथा चेन्नई के साथ लागू होती है। दूसरा पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। छोटा नागपुर का पठार हमेशा से एक पर्वतीय, पथरीला एवं उबड़ खाबड़ क्षेत्र रहा है। वर्षा एवं वनों में आच्छादित यह भाग अनेकों आदिवासियों का निवास स्थान रहते आया है। यह आदिवासी क्षेत्र जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश के विरल क्षेत्रों में से एक गिना जाता है, किंतु प्रचुर मात्रा में खनिज जैसे लोहा, मैंगनीज, चूना पत्थर, कोयला आदि के उपलब्ध होने के कारण पिछली शताब्दी के दौरान अनेक औद्योगिक केंद्र तथा नगरों की स्थापना हुई। लोहा, अयस्क तथा कोयले की खदानें आसपास मिलने से बड़े औद्योगिक उपक्रमों एवं कारखानों के स्थापित होने का आकर्षण बना रहा। इस कारण लोहा तथा इस्पात उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, धातु कर्म उद्योग तथा यातायात में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को बनाने के कारखाने खुले। इस क्षेत्र में उत्तम गुणों के कोयला उपलब्ध होने के कारण शक्तिशाली राष्ट्रीय ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना हुई। इन केंद्रों ने विद्युत की आपूर्ति तथा वितरण दूर दराज के क्षेत्रों को भी किया। उदारीकरण के बाद इस क्षेत्र के अनेक विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी एवं भारतीय कंपनियां अपने अपने कारखाने और संयंत्र को स्थापित करने में संलग्न हुई। बच्चों थोड़ा जल्दी जल्दी बोले क्योंकि आंसर थोड़ा लंबा था। अब हम लोग चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। चाय उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का एवं वितरण का वर्णन करें। तो चाय उत्पादन की भौगोलिक दशाएं। तापमान चाय उत्पादन के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस आदर्श तापमान माना जाता है, किंतु चाय की पत्तियों पर सीधे धूप न पड़े इसके लिए बीच बीच में छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं। दूसरा है वर्षा। चाय की खेती के लिए वर्षा अनिवार्य आवश्यकता है, इसलिए वर्ष भर इसे संतुलित ढंग से वितरित होना चाहिए। इसकी मात्रा 150 से 500 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। भूमि। ढालुआ भूमि चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि ढालुआ भूमि पर अधिक वर्षा होने से भी पौधे की जड़ें में जल जमाव नहीं हो पाता है। श्रमिक। चाय की खेती में अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, अतः सस्ते श्रमिक उपलब्ध होने पर ही चाय की खेती संभव है। वितरण में है असम। दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र असम ही है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ब्रह्मपुत्र घाटी के मध्य भाग में जोरहाट को अक्सर विश्व की चाय की राजधानी कहा जाता है। असम की उष्णकटिबंधीय जलवायु में तैयार हुई चाय को दुनिया में सबसे बेहतरीन चाय माना जाता है। दार्जिलिंग। पश्चिम बंगाल के इस खूबसूरत हिल स्टेशन को चाय के लिए भी जाना जाता है। यहाँ मिलने वाली हल्के रंग की चाय अपनी खुशबू और स्वाद के लिए मशहूर है। भारत की कुल चाय का लगभग 25% उत्पादन दार्जिलिंग से ही होता है। नीलगिरी। तमिलनाडु के एक जिले का नाम नीलगिरी है के साथ ही ये पर्वत श्रृंखला है जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैली है। इन पहाड़ियों पर उगाई जाने वाली चाय अपने काले रंग, सुगंध एवं स्वाद के लिए बहुत फेमस है। कोलुकुमालो। तमिलनाडु में स्थित कोलुकुमालो चाय
स्टेट काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है और ऊंचाई पर होने वाली चाय की खेती से चाय में एक अनूठा स्वाद और सुगंध शामिल हो जाती है। मुन्नार, केरल में स्थित मुन्नार जो वो स्थान है जहाँ चाय के विशाल बागान है और ये स्थान अपने खूबसूरत नज़ारों के लिए भी प्रसिद्ध है। पालमपुर, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित पालमपुर में चाय का उत्पादन किया जाता है। इसे उत्तर पश्चिम भाग की चाय राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ तैयार होने वाली चाय की सुगंध और स्वाद इसे देश के बाकी हिस्सों की चाय से अलग करती है। यहाँ आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कहाँ कहाँ चाय उत्पादन होता है। जहाँ जहाँ ये टिक लगा हुआ है वहाँ वहाँ आपका चाय उत्पादन होता है। एक नज़र इसको देख लीजिए। यहाँ यहाँ दार्जिलिंग में जहाँ जहाँ ये काला काला टिक लगा हुआ है यहाँ यहाँ चाय का उत्पादन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों को भारत के मानचित्र पर रेखांकित कीजिए। नर्मदा, गोदावरी, गंगा, कावेरी, महानदी। तो आप लोग इस ग्राफ को देख सकते हैं। ये यहाँ से जो निकलता है, यहाँ से झारखंड से कुछ थोड़ा भाग को लेते हुए ये आपका गंगा क्षेत्र है और ये है आपका महानदी। यहाँ है, यहाँ से यहाँ जो गिरता है इधर ये नर्मदा है। फिर यहाँ से जो इधर आता है गोदावरी है और यहाँ पर ये क्षेत्र आपका, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये आपका कावेरी है। तो बच्चों सारे प्रश्नों के उत्तर को बता दिए हैं। बढ़िया से आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। आप लोग का एडमिट कार्ड आ चुका है। कल स्कूल खुलते ही आप लोग को एडमिट कार्ड कल या परसों में आपको मिल जाएगा। आप लोग का एग्ज़ाम बढ़िया जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।